ईरान मुद्दे पर आखिरकार कांग्रेस क्यों प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साध रही है और क्यों ये कहा जाता है कि कांग्रेस का हाथ मुसलमानों के साथ, क्या ईरान के मुद्दे को उठाने से भी इस कहावत पर या जो आरोप विरोधी पार्टियों के द्वारा कांग्रेस पर लगाए जाते हैं ये सही साबित हो रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है यतेंद्र शर्मा और आज कड़क की बत कही में हम इस मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिरकार क्यों कांग्रेस देश के ही मुसलमान नहीं दुनिया के मुसलमानों के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। क्या ये वोट बैंक की पॉलिसी है? आपको याद होगा 16 दिसंबर 2024 का जब संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा था तब प्रियंका गांधी फिलिस्तीन लिखा हुआ एक बैग लेकर संसद पहुंची थी। वो जो कांग्रेस के द्वारा बताया गया कि फिलिस्तीन लिखा हुआ बैग इस वजह से प्रियंका गांधी लेकर पहुंची कि फिलिस्तीन के नागरिकों पर इजराइल के द्वारा जिस तरह से अटैक, या नागरिक नहीं फिलिस्तीन के ऊपर, वो उनकी एकजुटता का प्रतीक के तौर पर पहुंची, क्योंकि पहले से ही गाज़ा पर जिस तरह से इजरायली अटैक होते रहे हैं उसके विरोध में प्रियंका गांधी कुछ ना कुछ लिखती आई हैं, कुछ ना कुछ टिप्पणी करती हुई हमेशा से आई हैं। हालांकि इसके बाद बीजेपी ने करारा प्रहार यानी करारा पलटवार किया था और इसे तुष्टीकरण का बैग ढोने वाला कहा कि कांग्रेस तो शुरू से ही तुष्टीकरण का बैग ढोती रही है। लेकिन अब जब वर्तमान परिप्रेक्ष्य की मैं बात करूं, वर्तमान माहौल की मैं बात करूं, तो ईरान और इजराइल जो युद्ध है यानी कि 10 दिन पूरे हो चुके हैं और इसमें अमेरिका की भी एंट्री हो चुकी है। उसमें उसके बाद कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी हों या कांग्रेस के नेता जयराम रमेश हों, प्रमोद तिवारी हों या दूसरे नेता हों, वो एक के बाद एक बयान उनके जो आ रहे हैं वो निशाना साधते हुए सीधे तौर पर अटैक करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार पर कि क्या हमारी पॉलिसी जो विदेश नीति हमेशा से रही है, जो इस सब के खिलाफ रही है, वो आखिरकार चुप क्यों हैं। खुद कांग्रेस की सर्वोच्च नेता सोनिया गांधी इस पर आरोप लगा चुकी हैं। उन्होंने तो एक लंबा चौड़ा आर्टिकल भी लिखा है कि किस तरह से पहले इतिहास की बात करते हुए कि ईरान ने भारत का साथ दिया। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद भी भारत ईरान का साथ नहीं दे रहा। वो क्यों इजराइल और अमेरिका द्वारा जो बमबारी की गई है, जो अटैक ईरान पर किया गया है, वो आखिरकार चुप क्यों है। इसी तरह की लाइन जयराम रमेश ने ली है, इसी तरह की लाइन प्रमोद तिवारी ने ली है और साफ तौर पर जो B-2 बॉम्बर का प्रयोग यानी कि अमेरिका ने जो सीधी एंट्री इस युद्ध में की है और इजराइल का साथ दिया है, वो आपको बता दूं B-2 बॉम्बर का प्रयोग अमेरिका के द्वारा किया गया और जो परमाणु स्थल हैं ईरान के, जिसमें फोर्जे है, नतांज है और इस्फान है, वहाँ पर बंकर बस्टर बमों का प्रयोग किया गया, वहाँ पर मिसाइलों का प्रयोग किया गया और उन तीनों स्थानों को ख़त्म करने का काम अमेरिकी B-2 बॉम्बर ने किया, जिसके बाद पूरी दुनिया चौकन्नी हो गई है, पूरी दुनिया चकित हो गई है कि जहाँ 2 हफ्ते की बात अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा कही जा रही थी, वहाँ अचानक ही इस तरह का अटैक, किस तरह से दुनिया दो फाड़ होती हुई इस वजह से नजर आ रही है। हालांकि ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान है, उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका जो पहले तो उन्होंने ये चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिका इस युद्ध में एंट्री करेगा तो उसके गंभीर परिणाम होंगे, लेकिन अमेरिका ने उन सबको नज़रअंदाज करते हुए ये दिखा दिया। और जब ये अटैक हुआ तो ये भूल जाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की, ईरान के राष्ट्रपति जो मसूद साहब हैं उनसे बात की, क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता की जो शीघ्र बहाली की बात है उन्होंने उस पर बात की। और ये ईरान के राष्ट्रपति ने, जो सूत्र बताते हैं, ईरान के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कॉल किया और 45 मिनट तक लंबी बातचीत हुई। यानी कि इस बातचीत 45 मिनट के मायने बताते हैं कि कितनी गंभीरता के साथ बात हुई और भारत का स्टैंड किस तरह से है, जिसकी वजह से ईरान के राष्ट्रपति इतनी देर तक उनसे बात करते रहे और उन्होंने भारत के रुख की सराहना भी की है और भारत की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया है ईरान के राष्ट्रपति के द्वारा, जो जानकारी इस बातचीत के बाद सामने आई। लेकिन हमारे यहाँ की राजनीति ऐसी है कि दूसरे देशों को ढाल बनाते हुए अपने ही देश की सरकार को कांग्रेस किस तरह से निशाना साध रही है, ये एंगल जो जा रहा है वो सीधा सीधा मुस्लिम वोट बैंक की तुष्टीकरण के ऊपर जा रहा है। इस पर मैं बाद में चर्चा करूंगा, लेकिन जो अभी तक ईरान इजराइल युद्ध का हुआ है, जो अभी तक की जो बातचीत हुई है और क्या जो ईरान और भारत के संबंधों की बात जो सोनिया गांधी ने अपने आर्टिकल के माध्यम से की गई कि ईरान हमेशा से साथ देता रहा है, उसके बारे में बातचीत करेंगे कि क्या ये रिश्ते सदाबहार रहे हैं
चाबहार पोर्ट जरूर ईरान में मर रहा है, 4,771 करोड़ का निवेश भारत ने किया है। तो क्या वो बिना किसी संबंधों के, बिना किसी ईरान की जो विश्वसनीयता है भारत की ईरान में, ईरान के प्रति, क्या बिना उसके किया गया है? इस सब कुछ ध्यान में रखकर ही बातचीत करनी चाहिए। और इसी को लेकर कांग्रेस के नेताओं पर अब बीजेपी के नेता पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं कि इन पूरे जो दायरा है, जो बातचीत का, जो इतिहास का जो दायरा है, उसको व्यापक तौर पर समझना चाहिए, क्योंकि तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति का रास्ता ही सबसे बेहतर है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, और एक बार नहीं कई बार कहा है उन्होंने। चाहे ईरान के राष्ट्रपति से बात की, चाहे अभी कुछ दिन पहले पिछले हफ्ते ही जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से उनकी बातचीत हुई थी, करीब आधे घंटे से 35 मिनट की जो बातचीत थी, उसमें भी उन्होंने इजराइल और ईरान के युद्ध की चर्चा की थी और साफ तौर पर कहा था कि युद्ध का ये समय नहीं है, ये बुद्ध का समय है, और इस दौरान जो कूटनीतिक तरीके हैं वो बेहतर विकल्प हो सकते हैं, और इसी पर रहते हुए शांति की बात उन्होंने की। तो जो कांग्रेस बार बार आरोप लगा रही है, वो इसका जवाब भी है कि पहले ही प्रधानमंत्री मोदी बात कर चुके हैं, ईरान के राष्ट्रपति ने खुद उनसे बात की, और ईरानी राष्ट्रपति ने माना भी है कि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता की बहाली में भारत की आवाज़ और भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। और 45 मिनट तक की बातचीत हुई, तो इसे समझा जा सकता है कि किस तरह से ईरान भारत पर भरोसा करता है। लेकिन राजनीति है, राजनीति में तो बिना अपने लाभ हानि के कोई बात होती नहीं, और कांग्रेस को लगता है कि ईरान का अगर साथ देंगे तो खासकर शिया मुस्लिम जो उससे छिटक रहे हैं, वो उनको वापस लाने का ये सबसे बड़ा अच्छा मौका है। यानी कि वो आपदा में भी अवसर, वोट बैंक की जो राजनीति, आपदा में भी अवसर, वो देखते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन जहाँ तक ईरान की बात है, जो मैंने कहा कि इस पर हम चर्चा करेंगे कि क्या ईरान भारत का सदाबहार दोस्त रहा है, क्योंकि सोनिया गांधी ने अपने लेख में एक उल्लेख किया है कि किस तरह से कश्मीर के मुद्दे को लेकर यूएन में एक प्रस्ताव आया था, और उस प्रस्ताव को खारिज करने का काम किया ईरान ने साथ देकर। ईरान ने उसके खिलाफ वीटो लगाया, उसके खिलाफ मतदान किया, नहीं तो भारत के ऊपर प्रतिबंध लग सकते थे। लेकिन क्या ये हमें भूलना चाहिए कि जब भारत की संसद में 370 हटाने का ऐतिहासिक फैसला किया गया, जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए वो फैसला किया गया, और पूरे देश को एक समान नज़र से, क्योंकि जम्मू कश्मीर में वो तमाम नियम कायदे कानून लागू नहीं होते थे 370 की वजह से, और उसी वजह से वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं होता था जिसके वो हकदार थे, उसको हटाने का जब फैसला किया गया, तो ईरान उन मुस्लिम देशों में, उन देशों में शामिल था जिसने इस कदम का, इस भारत सरकार के इस फैसले का विरोध किया था, उसकी निंदा की थी। क्या ये हमें भूलना चाहिए? लेकिन क्योंकि कूटनीति है, कई देशों के साथ संबंध बनते हैं, बिगड़ते हैं, कई सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पर आपत्ति होती है, कई बार सहमति होती है, कई बार बातचीत के जरिए रास्ता निकाला जा सकता है। लेकिन ईरान ने भारत के अंदरूनी मामले में दखल दिया था इस 370 के फैसले को हटाने को लेकर। क्या उसको नज़रअंदाज कर देना चाहिए? क्या इसको भूल देना चाहिए? इस बात का जिक्र सोनिया गांधी ने अपने लेख में नहीं किया, इस बात का जिक्र जयराम रमेश ने नहीं किया, इस बात का जिक्र प्रमोद तिवारी ने नहीं किया। वो बात ईरान के समर्थन की कर रहे हैं, वो लगातार ये आलोचना कर रहे हैं कि इजराइल, ईरान के राष्ट्रपति से उनकी बात होती है तो इजराइल या अमेरिकी राष्ट्रपति से इस मुद्दे पर क्यों बात नहीं हो रही? क्यों वो गाजा पर अटैक हो रहा है या अमेरिकी सेनाओं के द्वारा जो B-2 बॉम्बर ने जो अटैक किया, उसकी क्यों निंदा नहीं की गई? तो ये विदेश नीति किस तरह से की जानी है, क्या कूटनीतिक रास्ते अपनाए जाने चाहिए, ये तो भारत सरकार तय करेगी। लेकिन कांग्रेस को इसमें अपना वोट बैंक को खुश करने का रास्ता नजर आ रहा है, तो वो शायद इस वजह से राजनीति कर रहे हैं। लेकिन ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं अयतुल्ला अली खामनेई साहब, उनका 2024 में एक सोशल मीडिया पोस्ट आया था, उसको भी नहीं भूलना चाहिए। जिस तरह से मैंने 370 के फैसले की बात की, इसी तरह से ये सोशल मीडिया पोस्ट जो खामनेई साहब ने किया था 2024 में, वो ये था, वो मैं आपको बता दूं। उसमें उन्होंने लिखा था कि इस्लाम के दुश्मनों ने हमेशा एक इस्लामी दुनिया के रूप में हमारी साझा पहचान के संबंध में हमें उदासीन बनाने की कोशिश की है। अगर हम म्यांमार, गाजा या भारत का इन्होंने इसमें उल्लेख किया था अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में, क्या भारत में एक मुसलमान को होने वाली पीड़ा से हम अनजान हैं, तो हम खुद को मुसलमान नहीं मान सकते। ये खामनेई साहब ने लिखा भारत का जिक्र करते हुए, जिसके बाद विदेश मंत्रालय ने भारत सरकार की तरफ से इसकी कड़ी निंदा की और इसे अस्वीकार्य बताया और गलत सूचना बताया। तो ये ईरान किस तरह से रुख बदलता है, ये हमको नहीं भूलना चाहिए। और साफ तौर पर बात अब कांग्रेस की, क्योंकि
मुद्दा यही है कि कांग्रेस आखिरकार क्यों निशाना साध रही है ईरान के मुद्दे को लेकर भारत सरकार पर। तो उसका सीधा सा जवाब है कि पिछले कुछ समय में जिस तरह से क्षेत्रीय दल उभर कर आए हैं और कांग्रेस को उन्होंने किनारे लगाने की कोशिश की है, और जो कांग्रेस का वोट बैंक हमेशा से जो एक मुस्लिम वोट बैंक बड़ा माना जाता है उसको उन्होंने अपने खाते में ले लिया है, तो उससे कांग्रेस पूरी तरह से छटपटाट रही है, कुलबुलाहट उसके अंदर है। तो वो उस वोट बैंक को वापस लाना चाहती है। वो वोट बैंक कहाँ गया? वो वोट बैंक है वो गया लेफ्ट के पास, वो गया आरजेडी के पास, वो गया बसपा के पास, वो गया सपा के पास, और वो गया आम आदमी पार्टी के पास, या दूसरी जो छोटी छोटी पार्टियां उनके पास गया। तो उनसे वापस लाने के लिए ज़रूरी है कि मोदी सरकार या भारत सरकार को निशाना बनाया जाए। और जो ईरान है, क्योंकि ईरान पूरी तरह से शिया बहुल देश है, और पूरे बाकी के देशों में भी जो मुस्लिम बहुल देश हैं उनमें भी एक मैसेज जाएगा, और ख़ासकर वो बड़ा मैसेज आएगा भारतीय मुसलमानों के पास कि कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जो मोदी सरकार को ठोक रही है मुसलमानों के मुद्दे पर, जो मोदी सरकार को ठोक रही है ईरान के मुद्दे पर। वो मुसलमानों की खैरख्वाह है, वो उनकी चिंता करने वाली पार्टी है। ये मैसेज वो सारी बातों को दरकिनार करते हुए वो देना चाहती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर ये मैसेज सही से मुसलमानों के बीच में चला गया कि कांग्रेस उनकी चिंता करने वाली है, तो आने वाले जो राज्य हैं, जहाँ पर बिहार है, जहाँ पर पश्चिम बंगाल है, ये वो राज्य हैं, जो असम है, जहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक बड़ी संख्या में है, और वो एक बार फिर से कांग्रेस की झोली में आ सकता है। और यही कारण है कि इस रणनीति को ध्यान में रखते हुए जो हम मानकर चल रहे हैं कि खुद कांग्रेस की सर्वोच्च नेता सोनिया गांधी, उससे पहले उनकी बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा, अब उनके जो सिपह सलार हैं जयराम रमेश, प्रमोद तिवारी जैसे बड़े दूसरे नेता, वो खुलकर मोदी सरकार को निशाना साध रहे हैं ईरान के मुद्दे पर।